In this video, we are going to read Frederick Jameson. Frederick Jameson and his book Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. Apart from this, we are likely to read in this lecture Frederick Jameson as a cultural theorist, his ideas such as mass culture and postmodernism, cognitive mapping, capitalism, national allegory, and political unconsciousness. Frederick Jameson is an American literary critic, philosopher, and Marxist political theorist. He is known for his analysis of contemporary cultural trends such as postmodernity and capitalism. Means फ्रेडरिक जेमसन एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसफर और मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थियरिस्ट रहे हैं। वो कंटेम्प्रेरी कल्चरल ट्रेंड्स जैसे कि पोस्ट मॉडर्निटी और कैपिटलिज्म के एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पोस्ट मॉडर्निटी और कैपिटलिज्म का जो उनका एनालिसिस है, इसे हम इस लेक्चर में रीड करेंगे। इसके अलावा कॉग्निटिव मैपिंग को, नेशनल एलेगरी को और पॉलिटिकल अनकॉन्शियसनेस को रीड करेंगे। ये तीनों फ्रेडरिक जेमसन के द्वारा दिए गई नोटेबल कंसेप्ट्स हैं या नोटेबल आइडियाज़ हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, जो कि 1991 में पब्लिश हुई थी, जेमसन की बेस्ट नोन बुक्स में से एक बुक है। इसी की तरह से द पॉलिटिकल अनकॉन्शियसनेस उनकी बेस्ट नोन बुक्स में से है, जो कि 1981 में पब्लिश हुई थी। अब हम डिस्कस करते हैं राइटर की सबसे फेमस बुक पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। दिस बुक is the most famous book by Frederick Jameson and it was published in 1991. This book is a criticism of modernism and postmodernism from a Marxist perspective. यानी कि ये बुक मॉडर्निज्म की और पोस्ट मॉडर्निज्म की क्रिटिसिज्म करती है और ये क्रिटिसिज्म राइटर ने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से या मार्क्सिस्ट पहलू से की है। जो मार्क्सिस्ट पहलू है वो क्या है? मार्क्सिस्ट पहलू में हम कैपिटलिज्म को भी रीड करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट्स को रीड किया जाता है, सर्वहारा वर्ग को, मजदूर वर्ग को और पूंजीपति वर्ग को रीड किया जाता है। तो इसी पहलू से इस बुक को पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म में पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म को रीड किया गया है या फिर कैपिटलिज्म को रीड किया गया है। फॉर जेमसन, अब हम रीड करते हैं कि जेमसन के लिए पोस्ट मॉडर्निज्म क्या था। फॉर जेमसन, पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ अ फर्स्ट बट हाईली परमिटिंग फील्ड गिवन दैट कल्चर्स आर फॉर्म्ड थ्रू मास मीडिया और मास कल्चर। जेमसन के लिए पोस्ट मॉडर्निज्म एक फोर्स किया गया लेकिन बहुत ही विस्तारित क्षेत्र है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? एक फोर्स्ड क्षेत्र है, यानी कि ज़बरदस्ती से बनाया गया फील्ड है, लेकिन ये काफ़ी विस्तारित है। गिवन दैट कल्चर्स आर फॉर्म्ड, और इसका रीज़न क्या है कि ये इतना विस्तारित है? क्योंकि जो कल्चर्स हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के दौरान 1950s के टाइम के बाद की जो पीरियड है, उसमें जो कल्चर्स हैं वो मास मीडिया के द्वारा बनाई गई है। अब ये मास मीडिया क्या है? मास मीडिया कोई भी फॉर्म हो सकती है, जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, ये सारी क्या है? मास मीडिया। इसे ही मास कल्चर का नाम दिया गया है। और आज के टाइम पर या पोस्ट मॉडर्निस्ट पीरियड में जो इंडिविजुअल्स हैं वो किस चीज़ पर बिलीव करते हैं? दैट इज़ प्रेजेंटेड बाय मास मीडिया। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं जिन पर बिलीव किया जाता है, मास मीडिया के द्वारा प्रेजेंट की जाती है, ये कभी कभी फोर्स्ड भी हो सकती है। यही रीज़न है कि फ्रेडरिक जेमसन ने पोस्ट मॉडर्निज्म को फोर्स्ड लेकिन परमिटिंग फील्ड कहा है, और कहा है कि जो कल्चर है इस टाइम के दौरान वो मास मीडिया से बनी हुई है या प्रभावित है। दिस सो कॉल्ड मास कल्चर इनडायरेक्टली फोर्सेस अस टू शेप आवर आइडियोलॉजीज। राइटर का कहना है कि ये जो सो कॉल्ड मास कल्चर है या मास मीडिया है, ये इनडायरेक्टली हमारी आइडियोलॉजीज़ को या हमारे विचारों को शेप करने का, यानी कि बनाने का काम करती है, और ज़बरदस्ती हमारी आइडियोलॉजीज़ को अपने अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन कर देती है। एंड ब्रिंग्स अस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मास कल्चर या मीडिया कल्चर, और इस तरह से हमें ये मीडिया कल्चर के इन्फ्लुएंस में ले आती है। प्रोसेस दैट जेमसन कॉल्ड हेजेमनी, और इस प्रोसेस को
जेमसन ने हेजेमनी कहा है या एकाधिकार कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो मीडिया है वो क्या कर रही है, अपना अधिकार इंडिविजुअल्स की सोच पर अपना एकाधिकार जमा रही है, इसीलिए जेमसन ने इसे हेजेमनी कहा है। एक हेजेमनी हम रीड करते हैं कॉलोनलिज्म और पोस्ट कॉलोनलिज्म से रिलेटेड, जहाँ पर जो नेशंस हैं या स्टेट्स हैं जो वो अपना एकाधिकार दूसरे स्टेट्स के ऊपर करते हैं, दूसरे राष्ट्रों के ऊपर करते हैं। लेकिन ये जो हेजेमनी है ये पोस्ट कॉलोनियल आइडिया ऑफ कॉलोनलाइजेशन से पूरी तरह से अलग है। इसका उस आइडिया से कोई लेना देना नहीं है। रादर इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हेजेमनी इन द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, बल्कि कि ये वो हेजेमनी सिद्धांत है या एकाधिकार सिद्धांत है जो ओनली पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड से संबंधित है। और ये कौन सा सिद्धांत है हेजेमनी का? यहाँ पर मीडिया एंड कैपिटलिज्म प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन कॉलोनाइजिंग पीपल्स थॉट्स एंड वेव ऑफ एस्थेटिक प्रोडक्शंस। ये वो समय है या ये वो हेजेमनी का पीरियड है जहाँ पर मीडिया और कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद क्या है, जिसमें हम मार्केट की रनिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि जो मार्केट्स हैं वो किस तरह से एक स्टेट के अंदर डेवलप हो रही है और रन हो रही है। तो मीडिया और कैपिटलिज्म किस तरह से पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर लोगों के थॉट्स को कॉलोनलाइज करने में, लोगों के थॉट्स को एक तरह से प्रभावित करने में, बनाने में किस तरह से अपना सिग्निफिकेंट रोल निभा रही है, यही हम रीड करते हैं पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के हेजेमनी के बारे में। यानी कि जो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है वहाँ पर मास कल्चर का एकाधिकार देखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक जेमसन। ही यूजेस आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग एज एग्जाम्पल। उन्होंने पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर मास कल्चर को पुराने टाइम से डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो एग्जाम्पल लिए हैं, वो है आर्किटेक्चर का और पेंटिंग का। और इसके लिए वो मॉडर्निज़्म और पोस्ट मॉडर्निज़्म माइंडसेट को के बीच में डिफरेंस को शो करने के लिए दो बुक्स का एग्जाम्पल लेता है। ये बुक्स हैं वान गॉग की पीजेंट शूज़ और एंडी वॉरहॉल की डायमंड डस्ट शूज़। अब हम बात करते हैं कि राइटर ने इस बुक में कैपिटलिज्म के बारे में क्या कहा है। कैपिटलिज्म क्या होता है? पूंजीवाद। अब ये जो पूंजीवाद है ये क्या है? इसमें हम रीड करते हैं कि किसी राष्ट्र के अंदर इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ की मार्केट्स किस तरह से रन कर रही हैं और उस राष्ट्र की मार्केट के ऊपर किस चीज़ का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। तो राइटर ने, फ्रेडरिक जेमसन ने कैपिटलिज्म के 3 फेसेस का वर्णन किया है किसी भी राष्ट्र के बारे में। ये 3 फेसेस हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फेज ऑफ कैपिटलिज्म की। फर्स्ट फेज ऑफ कैपिटलिज्म रोमांटिक पीरियड और विक्टोरियन पीरियड के दौरान डेवलप हुआ। इस टाइम में हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप होते हुए देखा और ये वो टाइम था जब स्टीम इंजन को भी इन्वेंट किया गया था। इस फेस ऑफ कैपिटलिज्म में, फर्स्ट फेस ऑफ कैपिटलिज्म में राइटर ने हमें बताया कि उस टाइम के दौरान मार्केट्स किस तरह से रन करती थी और किस तरह से कंपनीज एक दूसरे से compete करती थी या प्रतियोगी होती थी एक दूसरे की। सेकेंड फेस ऑफ कैपिटलिज्म को हम मोनोपोली कैपिटलिज्म भी कहते हैं। ये जो फेज़ था, सेकेंड फेज़, ये मॉडर्न पीरियड के दौरान यानी कि 1950s के टाइम से पहले का जो पीरियड था, विक्टोरियन पीरियड के बाद और 1950s के पहले तक, ये जो कैपिटलिज्म का दौर था इसे हम सेकेंड फेज़ या फिर मोनोपोली कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं। मोनोपोली क्या होता है? जिसके अंदर किसी एक का कंप्लीट अधिकार हो जाता है। कोई एक जो कंपनी है वो पूरी तरह से पूरी मार्केट को कंट्रोल किए हुए है। तो ऐसी कैपिटलिज्म को मोनोपोली कैपिटलिज्म कहा जा गया है। यहाँ पर वन कंपनी कंट्रोल्स द मार्केट और फ्यू कंपनीज डोमिनेट्स द इकोनॉमी। इस कैपिटलिज्म के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि एक कंपनी मार्केट को कंट्रोल कर रही है या फिर कुछ कंपनियां मिलकर पूरी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फेज़ ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में। इस फेज़ को मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म या लेट कैपिटलिज्म के नाम से भी जाना जाता है।
ये जो लेट कैपिटलिज्म था ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड के दौरान स्टार्ट हुआ। और पोस्ट मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हुआ? 1950s के बाद। यानी कि ये जो मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म या लेट कैपिटलिज्म है ये थर्ड फेज था और ये 1950 के बाद स्टार्ट हुआ। दिस पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय लेट कैपिटलिज्म। ये जो पीरियड था ये लेट कैपिटलिज्म से ही डोमिनेट था। दिस फेज हैज़ ट्रेंड ऑफ रिपीटिशन नोन एज पास्टेज। इस टाइम के दौरान जो पुराने फैशंस थे या पुराने जो ट्रेंड्स थे उन्हीं को रिपीट किया जा रहा था और इन रिपीटिशन के अंदर कोई ज़्यादा यूनिकनेस नहीं थी। यानी कि पहले वाले प्रोडक्ट से ये ज़्यादा चेंज्ड नहीं थे, उन्हीं को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके मार्केट में लाया जा रहा था। और इस टाइम के दौरान मल्टीनेशनल जो कंपनीज थी वो अस्तित्व में आई, या हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुई। तो इसे मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म या पोस्ट मॉडर्न कैपिटलिज्म कहा गया है। नेशनल एलेग्री फ्रेडरिक जेमसन के द्वारा दिए गए नोटेबल आइडियाज़ में से एक आइडिया है। अब हम जानते हैं कि नेशनल एलेग्री क्या होता है। नेशनल एलेग्री को नेशनल पर्सोनिफिकेशन भी कहा जाता है। नेशनल एलेग्री या नेशनल पर्सोनिफिकेशन एक तरह का एंथ्रोपोमॉर्फिक पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि मानवीकरण है। ठीक है, एक तरह का क्या है? ये मानवीकरण है। मानवीकरण या एलेग्री क्या होता है? नॉन ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बींग्स की ट्रेट देना या एट्रीब्यूट्स प्रदान करना, विशेषताएं प्रदान करना। अब जैसा कि ये नेशनल एलेग्री है तो यहाँ पर जो राइटर है फ्रेडरिक जेमसन, जो कि एक मार्क्सिस्ट थिंक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो स्टेट के बारे में या नेशन के बारे में बात करते हैं। तो वहीं से ये टर्म डिस्क्राइब की गई है या बनाई गई है नेशनल एलेग्री। नेशनल एलेग्री के अंडर उन्होंने स्टेट को या फिर किसी नेशन को मानवीकृत किया है, एंथ्रोपोमॉर्फिक ढंग से पर्सोनिफाई किया है। ठीक है, तो इसीलिए इसे नेशनल एलेग्री कहा गया है। नेशनल एलेग्री का एक एग्जाम्पल है इंडिया में भारत माता जैसी टर्म का या मदर इंडिया का यूज़ करना। भारत माता किसे कहा गया है? इंडिया को कहा गया है। यानी कि इंडिया यानी कि एक नेशन का या स्टेट का पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये नेशनल एलेग्री का ही एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं उनकी बुक द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस के बारे में। इस बुक का कंप्लीट टाइटल है द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस नैरेटिव एज अ सोशली सिंबॉलिक एक्ट एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1981। And who was the writer? Marxist theorist Frederick Jameson. This book opens with one of Jameson's most famous witty remarks, always historicize. ये बुक जेमसन के सबसे विटी रिमार्क या फिर सबसे ज़्यादा एक हम कहेंगे कि तर्क बुद्धिमानीपूर्ण तर्क के साथ ओपन होती है, और वो तर्क है ऑलवेज हिस्टोरिसाइज, हमेशा किसी चीज़ को का इतिहासीकरण करना। द पॉलिटिकल अनकॉन्शियसनेस एक ऐसी बुक थी जिससे कि फ्रेडरिक जेमसन ने अपना इन्फ्लुएंस एज अ लिटरेरी क्रिटिक काफ़ी ज़्यादा एस्टाब्लिश कर लिया था। और पॉलिटिकल अनकॉन्शियस नाम की इस बुक को बेस्ट ओवरव्यू और मेथोडोलॉजिकल गाइड के रूप में देखा जाता है। द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस नाम की इस बुक में राइटर ने डिस्क्राइब किया है कि जो पॉलिटिकल अनकॉन्शियस यानी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम अनकॉन्शियस हैं, यानी जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को कुछ क्रिएटिव वर्क्स जो होते हैं राइटर्स के वो सॉल्व कर देते हैं। तो ये किस में बताया है? राइटर ने द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस नाम की इस बुक में बताया है। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए उसने सिगमंड फ्रेड का एक जो वर्क है जिसका नाम है विश फुलफिलमेंट, और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का एक वर्क है जिसका नेम है द सेवेज माइंड, इनका एग्जाम्पल लिया है। और इनकी एग्जाम्पल की हेल्प से उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से जो अनकॉन्शियस प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिन्हें कि हम फील नहीं कर पाते, देख नहीं पाते वर्क के अंदर, लेकिन वो वर्क जो हम रीड कर रहे हैं, वो क्रिएटिव वर्क अनकॉन्शियसली ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं। that is why we can say that creative works can solve an unconscious problem that is prevailed in the
society, and the book is based on this concept. The political unconscious narrative as a socially symbolic act is the name of the book, and it was published in 1981. अब हम बात करते हैं फ्रेडरिक जेम्सन के द्वारा दिए गए नोटेबल आइडियाज़ के बारे में। इनमें से फर्स्ट आइडिया है कॉग्निटिव मैपिंग का। What is cognitive mapping? Cognitive mapping is a type of mental representation that helps an individual to acquire, store, recall, and understand information about the relative locations and attributes of phenomena in their everyday life. कॉग्निटिव मैपिंग एक तरह की मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब किसी व्यक्ति की मानसिक रिप्रेजेंटेशन है जो हेल्प करती है उस व्यक्ति को उसकी एवरीडे लाइफ से जुड़ी हुई परिघटनाओं के बारे में, विशेषताओं को समझने में या उनकी लोकेशंस को समझने में, अपने माइंड में स्टोर करने में, रिकॉल करने में। जो एबिलिटी इंसान की हेल्प करती है, मेंटल एबिलिटी हेल्प करती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव मैपिंग. In short, we may say that cognitive mapping is a kind of mental representation that helps a person to understand and store information about their everyday life phenomena and their related locations. The concept was introduced by Edward Tolman in 1948. ये concept Edward Tolman ने 1948 में इंट्रोड्यूस की थी। एडवर्ड टॉलमैन ने रैट्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ये जो रैट्स थे जिनके बिहेवियर को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ये एक मेज़ के अंदर, एक भूल भुलैया के अंदर थे। उनके बिहेवियर की स्टडी के बाद उनके बिहेवियर पैटर्न को दूसरे एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया गया और फिर ह्यूमन के ऊपर भी स्टडी किया गया था, ताकि कॉग्निटिव मैपिंग की टर्म को एक्सप्लेन किया जा सके या कॉग्निटिव मैपिंग को इंट्रोड्यूस किया जा सके।